नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद ही खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं कि चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और बीजेपी आरएसएस की अदावत बहुत पुरानी है और दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद जो सियासत गरमाई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संघ और दिग्विजय सिंह के बीच ये जो नई जंग छिड़ी है, ये इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 4 महीने के बाद प्रदेश में चुनाव है। तो क्या इस जंग के पीछे कोई सियासी रणनीति है? इस खास रिपोर्ट में यही दिखाने की कोशिश करते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट जंगल में आग की तरह एमपी की सियासत में 2 दिनों से सुलग रहा है और बीजेपी आरएसएस के निशाने पर दिग्विजय सिंह है। मामले में इंदौर, रायगढ़ और उज्जैन समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई और दिग्विजय सिंह पर संघ की छवि खराब करने के आरोप लगे। दरअसल रविवार को दिग्विजय सिंह ने संघ के दूसरे सर संघ चालक गोलवलकर की फोटो ट्वीट करते हुए दावा किया कि उनकी बुक में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं तक हर कोई दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं, परंतु कुछ सरसंघ चालक जी के लिए फोटो लगा करके और आपने फेक जिस प्रकार से आपने अपराध किया, आपकी एफआईआर हुई है। जवाब दीजिए कमलनाथ जी आप। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने बेबाकी से कोई टिप्पणी की हो और ना ही पहली बार बीजेपी आरएसएस ने दिग्गी को निशाने पर लिया है। कहा जा सकता है कि यह सियासी अदावत पुरानी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हमेशा से ही बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का सुर्खियों में बने रहना इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ये बीजेपी की रणनीति तो नहीं, क्योंकि कई मौकों पर दिग्गी खुद भी कह चुके हैं कि वो जहां जाते हैं वहां वोट कट जाते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस इस मामले को लेकर असमंजस में नजर आ रही है। देखिए, दिग्विजय जी ने किसी तथ्य के आधार पर ट्वीट किया होगा, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार की बातें होती रहती है। हमारे दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है वो किसी तथ्य का आधार नहीं। जिन्होंने ट्वीट किया वो जाने। धन्यवाद। जाहिर है कि कमलनाथ हिंदुत्व की छवि और दिग्विजय सिंह अपनी बेबाकी के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी रणनीति को बीजेपी अब कार्ड के रूप में इस्तेमाल करती दिख रही है और दिग्विजय सिंह की एंटी हिंदू छवि को टारगेट कर मैसेज दे रही है। तो यकीनन जनता भी ऐसी राजनीति से अपनी राय बना ही रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पीएम मोदी के दौरे के बाद अमित शाह का अचानक ही एमपी दौरा तय हो गया है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी का यह मानना है कि चुनाव के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह अगर एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी को कोई ना कोई चुनावी मंत्र जरूर मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के बाद शाह का दौरा, एमपी में बढ़ेगा सियासी पारा। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब गंभीर है। पिछले 1 महीने में पीएम मोदी 2 बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की खबर ने एमपी में सियासी सुगबुगाहट तेज कर दी है। अमित शाह जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं को टिप्स देंगे, तो वहीं उनके दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी उत्साह बढ़ेगा। महाकौशल का दौरा कर चुकी प्रियंका गांधी एक बार फिर 21 जुलाई को ग्वालियर चंबल की धरती में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने उतरेंगी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लगातार दौरे को लेकर तंज कस रही है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इतनी फुर्सत में होंगे, हमको उम्मीद नहीं थी। आप ही मुझे बताइए कि पिछले 6 माह में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए हैं?
मध्य प्रदेश में गृह मंत्री कितनी बार आए हैं? इतनी बार यदि कश्मीर या मणिपुर चले जाते तो मैं सोचता हूं कि दोनों की स्थितियां कुछ और होती। डर है हार का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एमपी में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी जहां एमपी को 23 के साथ साथ 24 का भी केंद्र समझकर तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी एमपी में जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव की जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अमित शाह जब आएंगे, बैठक लेंगे, बैठक के बाद कुछ नया करने वाले हैं? पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। एनएसयूआई के सहारे कांग्रेस युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद कर रही है, लेकिन जबलपुर में इस कवायद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एनएसयूआई की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है और नाराज कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जबलपुर में एनएसयूआई के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदरूनी कलह चरम पर है और इसकी शुरुआत संगठन के एक फैसले से हुई है। कुछ दिनों पहले एनएसयूआई ने जिला अध्यक्ष के तौर पर सागर शुक्ला को नियुक्त किया था। सागर शुक्ला अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय भी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक शुक्ला को हटाकर सचिन रजक को नियुक्त कर दिया गया। फिर क्या था? विरोध और असंतोष के स्वर गूंजने लगे। फैसले से नाराज सागर शुक्ला का कहना है कि संगठन के अंदर चापलूसी का दीमक लग गया है, जिसके चलते जमीनी कार्यकर्ता की उपेक्षा कर चापलूसी करने वालों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 वर्ष पूर्व जब एनएसयूआई की सदस्यता चालू हुई, उस वक्त मैंने 2400 सदस्य बनाए थे और प्रत्येक सदस्य के 100 रुपये के हिसाब से मैंने सदस्यता अभियान का पेड किया था। फिर 1 वर्ष पूर्व अभी जब सदस्यता चालू हुई तो लगभग मैंने 10,000 सदस्य बनाए। जैसा कि संगठन ने जो तय किया तो उसके अनुरूप मुझे एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष नियुक्त भी किया गया सदस्यता के आधार पर। लेकिन 2 दिन के बाद जब एनएसयूआई की पूरी लिस्ट होल्ड हुई तो उसमें मेरा नाम कट गया और सचिन रजक को एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनएसयूआई में अंदरूनी घमासान इस कदर मचा हुआ है कि नाराज कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनावों में अपनी ही पार्टी को सबक सिखाने की धमकी तक दे दी है। पूर्व में ही जता दिया था कि जिसके सबसे ज्यादा सदस्य होंगे वही जिले की कमान संभालेगा। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के साथ चल करके राजनीति करके हुए आया व्यक्ति को आपने छात्र विंग की कमान संभालने का मौका दे दिया। इससे छात्र काफ़ी रोषित हैं, नाराज़ भी हैं, संगठन के प्रति अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर चुके हैं और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखा जाएगा। मध्य प्रदेश एनएसयूआई में लगातार जो बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, उन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। नीचे जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग छात्र हैं, तो उनके साथ गलत किया जा रहा है। सागर शुक्ला जी को अलग किया गया अध्यक्ष पद से, तो ये बताता है कि मतलब ज़मीनी स्तर के नेता का कोई मतलब नहीं है। कोई बड़े पद में जो बैठा है, जो रिकमेंडेशन करता है, तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इससे एनएसयूआई का विरोध करेगी विधानसभा चुनाव में, उससे बेशक कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होगी। तो वहीं इस मामले में पार्टी का कहना है कि इस तरह की लड़ाइयां सभी जगह होती हैं। अध्यक्ष की रेस में कई नाम होती हैं, लेकिन फैसला पार्टी और संगठन करता है। नाराज कार्यकर्ताओं को पार्टी फोरम पर बात रखने का पूरा अधिकार है। अब देखना होगा कि एनएसयूआई के अंदर उठे इस भूचाल को कैसे रोका जा सकता है। अगर समय रहते ये विवाद नहीं थमा तो इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ सकता है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। सीधी पेशाब कांड को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि वायरल वीडियो कमलनाथ सरकार के समय का है और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में गुंडागर्दी चल रही थी। उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सीधी का पूरा सच जनता के सामने आ जाएगा। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सीधी कांड को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसीलिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्यपाल खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनसे आदिवासियों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी पॉलिटिकल खबरें और फ्लैशबैक में हम आपको मिलवाएंगे दिग्विजय सिंह से।
और उनसे जानेंगे कि आरएसएस के नेता उनसे मिलने क्यों आते थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर अब समिति की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। बीजेपी ने अपनी समितियों की घोषणा की तो कांग्रेस में भी मंथन के दौर के बाद जल्द ही नाम सामने आने वाले हैं, लेकिन नेताओं को साधने को लेकर हर एक दांव पेच आजमाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही अब चुनाव समितियों को लेकर मंथन तेज हो चला है। बीजेपी के ऐलान के बाद सीएम हाउस से लेकर मंत्रियों के निवास पर समितियों को लेकर बैठकें हुई। साल 2018 में घोषणा पत्र के बूते ही कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, जिसकी अध्यक्षता टीएस सिंहदेव ने की थी। लेकिन इस बार उनके इनकार के बाद मोहम्मद अकबर को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं चुनाव अभियान समिति के लिए पिछली बार की तरह ही डॉक्टर चरणदास महंत और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का नाम लगभग फाइनल है। कांग्रेस हाईकमान की हरी झंडी के बाद नामों की घोषणा कर लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि बीजेपी पर तंज कसने का मौका सीएम भूपेश बघेल ने नहीं छोड़ा। जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है। इधर बीजेपी में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद नई ऊर्जा नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी ने आक्रामकता की रणनीति के तहत घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति की घोषणा की, तो कांग्रेस की एकजुटता और समितियों के गठन को लेकर हमला भी बोला। टीएस सिंहदेव जी का बयान देख रहा था, उन्होंने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो इस बार किसी और के सर पर इस झूठ को परोसना चाहते हैं, ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, और उसके तहत में अब नए नए चेहरे को ला करके आरोप घोषणा पत्र समिति बना रहे हैं, घोषणा पत्र का अध्यक्ष बना रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई भी घोषणा जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई। समितियों को लेकर चल रही गहमा गहमी बता रही है कि चुनाव में कम वक्त बचा है, इसीलिए नेताओं को साधने से लेकर हर एक दांव पेंच आजमाया जा रहा है। लेकिन इसका बीजेपी और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 चुनाव की करेंगे। फ्लैशबैक 2018 में आज है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने उनसे खास मुलाकात की और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने चुनाव और राजनीति से जुड़े हुए सवालों के बेबाकी से जवाब दिया और साथ ही कई दिलचस्प बातें भी साझा की। मध्य प्रदेश में आपके प्रशंसक और आपके आलोचक दोनों ये बात मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जीत की चाबी अगर किसी नेता के पास है, अगर वो जानते हैं कि जीत तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं, क्योंकि वो चप्पा चप्पा जानते हैं। और नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान ये ध्वनि बार बार आई जब आपने रिवाइव किया उन लोगों के साथ अपने संबंधों को, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। हमें ऐसी कई खबरें मिली इस दौरान कि बीजेपी के लोगों ने आपका वेलकम किया, क्योंकि वो मानते थे कि आपने उनकी मदद की, और मदद मैं कहता हूँ निरपेक्ष होती है हमेशा। मुझे वो दिन याद है 2003 में जी, जब चुनाव हम लोग नहीं जिता पाए कांग्रेस को जी, तो कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर दोष मढ़ दिया कि दिग्विजय सिंह की नीतियां और दिग्विजय सिंह की व्यक्तिगत हार है और कांग्रेस नहीं हारी, दिग्विजय सिंह हारे हैं। तो मैंने जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और मैंने तय किया कि मैं इसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, नया नेतृत्व उभरना चाहिए। ठीक, तो मैंने 2008 में 2013 में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया और न मैंने मध्य प्रदेश का कहीं दौरा किया। जहां कांग्रेस पार्टी कहती थी कैंपेन के लिए चला जाता था, लेकिन आज के युग में केवल चुनाव सभा में भाषण देने से लोग बहुत प्रभावित नहीं होते।
वो 5 साल तक देखते हैं आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, कहाँ आपने लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ाई लड़ी, ये सब आज खुली किताब है। क्योंकि दूरदर्शन आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद और मीडिया इतना एक अग्रेसिव हो जाने के बाद हर व्यक्ति को मिनट टू मिनट खबर रहती है और उसका आंकलन वो करता रहता है। इसलिए चुनाव में आज पब्लिक मीटिंग वगैरह हम लोग करते हैं, उसका कोई ज़्यादा महत्व मैं इसलिए नहीं समझता क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि 5 साल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए 10 साल तक तो मैंने इंतज़ार किया, 2013 तक तो जब हम लोग सफल नहीं हो पाए तो मुझे लगा कि मुझे भी अब कुछ इसमें योगदान करना चाहिए। जी। तो मैंने ये तय किया कि चलिए बहुत पुराना हमारा संकल्प है नर्मदा परिक्रमा का, वो कर ही डालते हैं। और उसमें 15 साल का समय बहुत होता है। जो बच्चे 5 साल के थे वो 20 साल के हो गए थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पुराने मित्र मिले और आपको यकीन नहीं होगा जो 300 लोग हमारे साथ यात्रा कर रहे थे उसमें कई भाजपा के लोग भी थे जो पूरे 3100 किलोमीटर मेरे साथ चले। एक तो भारतीय युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष था जी, होशंगाबाद का, वो हमारे साथ चला जी। और उसने मुझे एक दिन आके कहा कि दिग्विजय सिंह जी, मैंने आपको बहुत निकट से देखा, आप तो जो हमें बताया गया थी उसके विपरीत है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी मेरे व्यवहार में कभी कोई बदलाव किया नहीं जी। और ये भी एक अजीब सी बात रही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को निर्देश थे कि वो आके मुझसे मिलें और बातचीत करें। तो लोग आके मिले, मुझे कोई एतराज नहीं था, मैं तो पूरी धार्मिक यात्रा थी। और मेरा उनसे यही प्रश्न होता था कि भाई मुझे संघ से केवल एक शिकायत है, तुम ये धर्म के आड़ में नफरत ना फैलाओ, देश को मत तोड़ो। एक बार देश टूट चुका है, फिर से तोड़ने कोई समाधानकारक उत्तर मिला उधर से आपको? जी, वो तो मुस्कुरा जाते थे कि देखिए अब हम तो जानते हैं आपके विचार। जी जी। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।